हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजीपथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे जे यूनिट, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ द जेकेपीएससी लेक्चर एजुकेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की जो यूनिट थी सभी बच्चों को चाहिए। ओके, सो इसको बिल्कुल ईजी में पढ़ेंगे, ईजी लैंग्वेज में, हर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो जो इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, tabulated areas under normal curve, after that second topic correlation and regression, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे significance of correlation, regression equation, predicting particular value of y for a given value of x, और ड्राइंग अ रिग्रेशन कर्व। ओके, उसके बाद थर्ड जो आपकी टॉपिक होगा वो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, एंड द लास्ट वन इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यही आपकी छोटी सी यूनिट है और इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, तो बहुत आसान भाषा में सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझेंगे एक वीडियो के जरिए। आई एम प्लेइंग अ वीडियो और फिर उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, देखो। So you are see so you can see in that in this video that there are different students, है ना, there are many students and मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर दिस बेल, है ना, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग थे। तो ऐसे ही हम एनपीसी कर्व को समझेंगे। एनपीसी कर्व दैट इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके, इसमें क्या होता है, एनपीसी हमें क्या दर्शाता है, एवरेज स्कोर्स। ओके, कि एवरेज जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, मतलब एनपीसी हमें ये दर्शाता है कि एवरेज जो है, फॉर एग्जांपल मीन आप बोल सकते हो एवरेज को, है ना। तो मीन कितना है, मीन में कितने, मतलब एवरेज लोग कितने ज़्यादा होते हैं। जैसे आपकी क्लास में आप देखोगे कि जो एवरेज बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। फिर वो जो हाईएस्ट लेवल के बच्चे होते हैं, जो अबव एवरेज होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो बहुत नालायक होते हैं, इट मीन्स कि जिनको जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो अलग होते हैं ना, वो भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बट जो एवरेज बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं, वो एक वो एक मैक्सिमम अमाउंट होता है। हर जगह पर आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे इंडिया की, तो शू का साइज, है ना, शू का साइज हम देखेंगे तो मोस्टली कितना होता है, 6 to 7 और 5 to 6 ऑफ द वीमेन, है ना। और रेयर चांसेस होते हैं कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं कि इससे कम भी हो सकता है। बट एवरेज कितना है, एवरेज इज 5 to 6 साइज होता है। सो मीन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एवरेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे कम और ज़्यादा, कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट जो मीन होते हैं उसमें काफ़ी लोग होते हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी दर्शाया गया था कि बच्चे जो है एनपीसी, एनपीसी के अंडर में एवरेज बच्चे आ रखे हैं, और फिर साइड में जो कम है। ओके, तो इसको अब समझते हैं डेफिनेशन के जरिए। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, इट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेल शेप बना होता है, या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, जो कि कार्ल गॉस के नाम के बाद रखा हुआ था। ओके, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो ये हमें डिस्क्राइब करता है डेटा का कि कैसे वैल्यूज जो मीन के अराउंड कितनी वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है, मतलब मीन के पास कितनी वैल्यूज है, मीन से आगे डिस्पर्स कितनी वैल्यूज हो रखी हैं, मीन से दूर कितनी वैल्यूज है, मीन से पास कितनी वैल्यूज है। इस चीज को दर्शाता है एनपीसी। सो मैनी नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना लाइक हाइट, अगर हम हाइट की बात करें, इंडियन एवरेज हाइट की, तो हम एवरेज हाइट में देख लेते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो 5'2", 5'3", 5'4" इतनी होती है। रेयर चांसेस हो सकते हैं कि 5 to 10 हो, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो अगर हम देखें तो 4 इंच हो। तो एवरेज जो है, जैसे सोशल, मतलब उससे जो मीन है हमारा, उससे कितनी दूर है या कितनी पास है। मीन मतलब एवरेज से कितनी दूर और कितनी पास है। सो हाइट, आईक्यू, ओके, आईक्यू की भी बात कर लें, या फिर एग्जाम स्कोर्स की, वेट की, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। किसको, एनपीसी को। तो बेसिकली एनपीसी क्या दर्शाता है कि आप जो वैल्यूज हैं वो मीन से कितनी पास है या फिर कितनी दूर है।
ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसे बोलेंगे। तो ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप इसे हाफ कर दोगे तो ये एक मिरर शेप बन जाएगा। ओके, दोनों ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे को, कि यहाँ पर भी इक्वल वैल्यू होगी और यहाँ पर भी इक्वल होगी, इक्वल वैल्यूज होंगी। ओके, और बेल शेप्ड होता है क्योंकि बेल के जैसा दिखता है इसलिए बेल शेप्ड। और हाईएस्ट पॉइंट इज एट द मीन, दैट इज द सेंटर। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है, जो कि है क्या, आपका मीन, है ना, मीन है हमारा। सो द कर्व एक्सटेंड, मैं इसको अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए यहाँ पे वैल्यूज, है ना। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, द कर्व एक्सटेंड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये इन्फिनाइटली एक्सटेंड होता है, बट टेल गेट क्लोजर टू द एक्सिस बट नेवर टच इट। ठीक है, जो टेल होती है इसकी, ये एक्सिस के क्लोजर होती है बट कभी भी इसे टच नहीं करती। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, सिम्प्टोटिक रिलेशन। ओके, सो इसको ये जब नेवर टच करती है तो सिम्प्टोटिक रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये इसका एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, नॉर्मल कर्व का। सो सिमिट्री, एक एक करके पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को। सिमिट्री होती है परफेक्टली सिमिट्रिकल अराउंड द मीन। ओके, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। एग्जाम्पल हम बात करें, इफ एवरेज हाइट इज 165 सेंटीमीटर, सो नंबर ऑफ पीपल शॉर्टर देन 165 इक्वल्स नंबर टोलर देन 165। इसका मतलब ये है, जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो ये दर्शाएगा कि जो 165 हाइट है वो क्या है, वो आपका मीन है। और अगर वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टर भी उतने ही होंगे और लॉन्गर भी, मतलब टोलर भी उतने ही होंगे। मतलब 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट जो होगी वो भी इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट होंगे, और जिनकी कम है वो भी इक्वल अमाउंट होंगे। तो ये इसी चीज़ को दर्शाता है सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के केस में। सो ऑल थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, लाई एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंटर में लाई करता है मीन, मीडियन, मोड, और तीनों ही इक्वल होते हैं। सो की डिफरेंस, दिस इज अ की डिफरेंस फ्रॉम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो स्क्यूड होते हैं, जो या तो इस साइड ही होते हैं, या फिर एक ही साइड जो होते हैं, एक तरफ से स्क्यूड होते हैं। ओके, तो उनमें और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होते हैं, बट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल हैं। असिम्प्टोटिक रिलेशन या फिर नेचर बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है क्या, कर्व। ओके, यहाँ पे ऐसे टेल बनी होती है बट वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि असिम्प्टोटिक रिलेशन है। सो इट एक्सटेंड टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड, कि ये इंफिनिटी तक जा सकता है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यूज इज वेरी स्मॉल बट नेवर जीरो, कि वो बहुत कम हो सकती है, रेयर हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं ना कि एक्सेप्शंस केस होते हैं या फिर रेयर होता है, तो वही चीज इसमें बताई हुई है कि रेयर हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, बट जीरो केस नहीं हो सकते हैं कभी भी किसी भी चीजों के। ओके, तो इसलिए असिम्प्टोटिक नेचर होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। सो द नेक्स्ट वन इज द, जस्ट नेक्स्ट वन इज द टोटल एरिया कितना होता है एनपीसी का, तो 100% माना जाता है टोटल एरिया, which is equal to 1। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। तो एरिया इस कर्व के अंडर का जो भी एरिया है ये प्रोबेबिलिटी शो करता है कि मीन से कितनी, मतलब कितने दूर हैं, कितने पास हैं। ओके, सो द होल एरिया, होल कर्व हैज एरिया इज इक्वल टू 1 और 100%। सो दिस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी चीज के आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज द इंपेरिकल रूल। तो इंपेरिकल रूल मतलब 68, 95 और 99.7 का रूल होता है इसमें, या फिर आप बोल सकते हो 68, 95, 98 का रूल, या 99 का। सो मोस्ट वैल्यूज लाई क्लोज द मीन। तो मोस्ट वैल्यूज जो होती हैं, मतलब सारी वैल्यूज, काफी ऑलमोस्ट वैल्यूज मीन के पास होती हैं। और अगर हम बात करें जो मीन के पास होती है वो 68% ऑफ डेटा होता है, जो प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के पास होता है, दैट इज ये। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है स्टूडेंट, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि
मीन से कितना दूर है, मीन से कितना डिस्पर्स्ड है आपका एरिया, मतलब मीन से कितना दूर है। जैसे ये मीन है 165 सेंटीमीटर, तो इससे कितना दूर है आपका डेटा, है ना, हमारी वैल्यूज, तो वो क्या दर्शाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 68% ऑफ डेटा लाई करता है प्लस माइनस किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन के, ऑफ मीन के। और 95% डेटा, अगर हम इस पूरे की बात करें तो 95% डेटा कवर होता है प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के। और 99.7% डेटा जो है वो लाई करता है किसके बीच में, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के। ओके, समझ में आया, आसान है ना, कि मीन से कितना दूर है, आपको ये दर्शा रहा है, ये डेविएशन आपको दर्शा रहा है कि मीन से वैल्यू कितनी दूर है। तो मीन के पास कितनी होती है, 68.2%, मतलब एवरेज वैल्यू के पास कितनी है, 68.2% किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। और बात करें जो प्लस माइनस सॉरी ये माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके पास कितनी होती है, इसके पास 95.4, और ऑलमोस्ट कवर कर लेता है ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन तक। ओके, तो ऐसे ये दर्शाई जाती हैं। सो एग्जाम्पल लाइक इफ स्टूडेंट्स IQ हैज मीन 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15। ओके, अगर IQ कितना है, 100 है, किसका, IQ का मीन मतलब एवरेज कितना है, 100 है, तो 68% स्टूडेंट्स हैव IQ बिटवीन 85 टू 115। इसका मतलब क्या है कि 68% जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो IQ होगा वो कितने के बीच होगा, 85 से 115 के बीच। 95% का 70 से 130 के बीच हो सकता है, और 99.7 का 55 से 145 के बीच हो सकता है। ओके, सो ये बताया गया है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल मतलब एक ही पीक होती है इसकी, है ना, ऐसा नहीं कि बार बार इसकी ऐसे पीक बन रही है, तो एक ही पीक होती है, इसका मतलब ये यूनिमोडल होता है। डेटा इज मोस्ट कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर, तो ज्यादा डेटा किस पे कंसेंट्रेट करा जाता है, सेंटर पॉइंट पे। सो टेल्स इसकी थिन होती हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल और लार्ज वैल्यूज डिक्रीजेस रैपिडली, तो कितनी हो सकती हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, तो वो बहुत कम होती हैं, तो इसका मतलब जो टेल्स हैं वो थिन होती हैं, बट नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो, बट कभी भी जीरो नहीं होती हैं। ओके, किसी भी वैल्यू के आने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते हैं। जैसे हाइट की बात कर ले, वेट की बात कर ले, या फिर IQ की बात करें, तो वो जीरो नहीं हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है या फिर रेयर हो सकता है। ओके, so the next one is the defined by mean and standard deviation. So any normal distribution can be completely described by 2 parameter. हम कैसे बता पाएंगे कि कोई जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स या 2 पैरामीटर्स होने जरूरी हैं, दैट इज द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हमें बताता है कि सेंटर पॉइंट क्या है ना, एवरेज क्या है किसी भी चीजों का। ओके, मतलब वो लोकेशन दर्शाता है हमें कि इस लोकेशन से कितनी दूर या पास है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दर्शाता है, टेल्स द स्प्रेड, कि कितना फैला हुआ है डेटा। ओके, कितना फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, मीन से कितनी दूर दूर तक या पास पास तक है, उस वैल्यू से हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हैं। सो लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो मतलब वाइड कर्व बनेगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, इट मीन्स कि मीन से वैल्यू बहुत दूर दूर तक होंगी, तो वाइड कर्व बनेगा। और स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो नैरो कर्व बनेगा। ओके, आया समझ में इतना। सो पता चला ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है। सो द नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक अ बैलेंस्ड बेल। एक बैलेंस्ड बेल की तरह होती है, जहाँ पे सेंटर जो होता है वो एवरेज वैल्यू होती है, या फिर आप बोल सकते हो मीन होता है। सो मोस्ट स्कोर क्लस्टर अराउंड द मिडल, तो मोस्ट स्कोर कहाँ पे होता है, कहाँ पर होता है, मिडिल पॉइंट में। ओके, सो वेरी फ्यू आर वेरी हाई और लो, या तो फ्यू बहुत हाई हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर बहुत कम हो सकता है। ओके, सो स्प्रेड इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्प्रेड को, ये जो फैला हुआ है डेटा, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा दर्शाते हैं। सो कर्व सिमेट्रिकल होता है और स्मूथ होता है ना, स्मूथली चलता है, और स्मूथली इन द सेंस कि एक ही
पैटर्न में चलता है, ऐसा नहीं कि कभी ऊंचा हो रहा है कभी नीचा हो रहा है, और सिमेट्रिकल होता है कि आप उस वो ओवरलैप कर लेता है एक दूसरे को। ओके, सेंटर वैल्यू से इस साइड की, लेफ्ट साइड की भी सेम इक्वल वैल्यूज है और राइट साइड की भी इक्वल वैल्यूज है, दोनों साइड की इक्वल वैल्यूज होती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व। सो अब एरिया के बारे में देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एरिया को। सो सिंस द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1 और 100%, हमने देखा था जो पूरा एरिया होता है नॉर्मल कर्व के अंडर में वो 1 या फिर 100% मान के चलते हैं। सो स्टैटिस्टिशियन यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलेंगे, टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज। अब हमें प्रोबेबिलिटीज काउंट करनी है, देखनी है, मेजर करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे उसे कैलकुलेट करने के लिए। सो जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो एक्स यहाँ पर क्या है, रो स्कोर है, म्यू क्या है, मीन है, और दैट इज द ये दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आफ्टर कन्वर्टिंग टू जी स्कोर, जब हम जी स्कोर में कन्वर्ट कर लेंगे, वी यूज जी टेबल, जी टेबल यूज करेंगे। वी यूज जी टेबल्स ऑल्सो कॉल्ड एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व टू फाइंड प्रोबेबिलिटीज। तो अब हम देख लेते हैं जो टेबल आती है आपकी, जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम बेसिकली ज़्यादा देते हो तो उसमें आपसे ये जो नॉर्मल टेबुलेटेड एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी अगर हम बात करें जेकेपीएससी के एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन एज सच पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके और पूरी जो आपकी जो टेबुलेटेड एरिया या फिर टेबल होती है ये उनको देनी होती है, और वहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे जी वैल्यू है यहाँ पे एरियाज बिटवीन 0 एंड जी एंड द टोटल एरिया फ्रॉम लेफ्ट अप टू जी। ओके, तो ये क्या है, ये टेबुलेटेड एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। अगर जी वैल्यू हमारी 0.1 आई तो एरिया बिटवीन 0 एंड जी कितना हो जाएगा, 0.0398। ओके, अगर हमारी वैल्यू आई 1.5 तो हमारी जो एरिया बिटवीन 0 एंड जी क्या हो जाएगा, 0.4332। ओके, और टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया 0.9332, दैट इज 93.32%। ओके, तो ऐसे हमें ये रीड करनी होती है जब भी जिस भी जगह का एरिया चाहिए, आप ये टेबल देख करके आसानी से आप मेजर कर सकते हो। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लिया जा सकता है पेपर में, जी स्कोर कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला, और या फिर आपसे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बहुत ध्यान से। तो ये जो एरिया होता है, दिस इज द एरिया, है ना, ये जो एरिया होता है ये होता है 68%। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद आता है ये वाला एरिया एंड द लास्ट वन इज द दिस वन एरिया। ओके, तो ये पूरा जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, 100% या फिर 1। ओके, तो एरिया बिटवीन 0 एंड जी, 0 और जी के अगर हम देखें 0 और जी के बीच में, तो एरिया कितना है, दिस इज द 1.0, है ना, एरिया बिटवीन 0 एंड जी 1.0। ओके, और एरिया बिटवीन 0 एंड जी 2.0, और एरिया अप टू जी इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ये सारे एरियाज दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 1.0 है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू 2.0 है। तो ये आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करा गया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज द टेबुलेटेड एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। इसको एक्सप्लेन करा गया है कि ग्रीन शेडेड एरिया जो है 0 to z is equal to 1.0, मतलब probability between mean and one standard deviation is approximately 34.13, कि 0 और यहाँ तक जो probability होगी वो कितनी होगी, 34.13। और अगर आप ऑरेंज शेडेड एरिया में देखें 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, तो इसकी probability कितनी होगी स्टूडेंट, 47.72। और अगर हम देखें अप टू z, दैट इज -1.5 तक, तो इसकी जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा बेसिकली वो कितना होगा, यहाँ पे 0 से -1.5 तक, तो इसकी बात करें तो इसका एरिया होगा 6.68%। ओके, तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ कितना ध्यान में रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया, और फिर उसके बाद यहाँ से इधर पूरे तक, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर जी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स, कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड फ्रॉम स्कैटरग्राम, कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, significance of correlation coefficient, regression equation,
predicting a particular value of y for a given value of x and drawing a regression curve. सो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम आसान भाषा में समझे तो क्या रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दो वेरिएबल्स जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल हाइट और वेट में क्या रिलेशन है, स्टडी आवर्स और एग्जाम मार्क्स में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे आपके एग्जाम आएंगे, तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना कम पढ़ोगे है ना और उतने ही कम मार्क्स आएंगे, तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। बट अगर हम बात करें जहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है ना, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे नेगेटिवली पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड बढ़ रही है ना, तो सप्लाई घटेगी, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों फैक्टर्स या दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो जब आपको दर्शाया जाता है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री इन द सेंस की हाई और लो रिलेशन है, मतलब कम है या ज्यादा है, डायरेक्शन मतलब कि मैग्नीट्यूड आपको दर्शाया जाता है यहाँ पर। ओके, मैग्नीट्यूड आपको दर्शाया जाता है। सो हाइट एंड वेट, स्टडी आवर्स एंड एग्जाम, तो ये क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। सो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है दो फैक्टर्स में, जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस में, शू साइज का इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है ना, तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मतलब शू साइज और इंटेलिजेंस में कोई भी रिलेशन है तो जीरो रिलेशन, जीरो कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, जैसे हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, ओके जितनी हाइट है उतना ज्यादा वेट है, तो मतलब इंक्रीज इन वन वेरिएबल कोज इंक्रीज इन अदर। एंड नेगेटिव की बात करें तो इंक्रीज इन वन डिक्रीज इन अदर, जैसे स्ट्रेस अगर आप ज्यादा लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस लो होती जाएगी, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिवली प्रभाव पड़ रहा है एक दूसरे के वेरिएबल्स के बीच में। ओके, अब मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन, ये जो मेथड्स आपके दिए हुए हैं कि कैसे आप कोरिलेशन दैट इज सॉल्व कर सकते हो या फिर कैसे आप मेजर कर सकते हो, तो स्कैटर डायग्राम होता है, दैट इज विजुअल मेथड। कार्ल पियर्सन दैट इज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें जो आर है दैट इज द कोरिलेशन, वो बिटवीन -1 से +1 तक रहता है। और अगर बात करें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, तो यूज्ड व्हेन डेटा इज रैंक्ड, जब डेटा रैंक फॉर्म में होता है तब आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का मेथड यूज करते हो। ओके, तो रिग्रेशन क्या है स्टूडेंट, रिग्रेशन मतलब जब हमें कोरिलेशन बता देता है कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है वैल्यूज को वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द अदर, है ना, मतलब ये वैल्यू प्रिडिक्ट करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या वैल्यू आएगी, उस चीज को ये प्रिडिक्ट करता है। ओके, जैसे कि हाइट एंड वेट आर रिलेटेड, हाइट और वेट रिलेटेड है, सो रिग्रेशन हमें बताएगा इफ अ पर्सन हाइट इज 170 सेंटीमीटर वी कैन प्रिडिक्ट देयर वेट यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। तो जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसके थ्रू हम उसका वेट पता कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सिर्फ हाइट पता है तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, सो द कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड दैट इज द फ्रॉम स्कैटरग्राम। तो बेसिकली स्कैटरग्राम क्या है, जहां पर आप पॉइंट्स शो करते हो, मतलब जहां पर आप ग्राफ के जरिए यहाँ पर जब आप पॉइंट शो करके बताते हो तो वो स्कैटरग्राम है। सो फाइंडिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल से हाइट एंड वेट या फिर मैथ एंड साइंस, तो मतलब एक दूसरे वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है उस चीज को दर्शाता है क्या, कोरिलेशन। तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड, जिसको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। इट मेजर बोथ द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन, स्ट्रेंथ भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, है ना, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी बताता है, साथ के साथ ज्यादा है या कम रिलेशनशिप है ये भी आपको बताया जाता है, किसमें किसमें आपको कोरिलेशन मेथड्स में। ओके, सो द नेक्स्ट इज द स्कैटरग्राम। तो स्कैटरग्राम की बात करें तो स्कैटर प्लॉट के द्वारा, मतलब आप यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हो। ओके, सो स्कैटरग्राम इज अ सिंपल ग्राफ वेयर एक्स एक्सिस में वन वेरिएबल होता है, मतलब एक वेरिएबल एक्स एक्सिस में, सेकंड वेरिएबल आपका दूसरे एक्सिस में ले लिया जाता है। ओके, जैसे कि वन वेरिएबल यहाँ पे मैथ के मार्क्स ले लेंगे और यहाँ पर साइंस के मार्क्स ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के मैथ्स के मार्क्स 600 है, तो उसके जो दैट इज आप बोल सकते हो कि जो उसके साइंस के मार्क्स है वो भी उसके हाई है, तो मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना। सो ईच पेयर ऑफ वैल्यूज प्लॉटेड एज अ पॉइंट, तो हर वैल्यू को आप क्या करते, जैसे 600 और यहाँ पे 300 होता है बेसिकली, तो यहाँ पर आप ये कर देते। अगर किसी बच्चे के 640 है तो उसके मैथ्स में भी 330 मार्क्स है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिवली रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। ओके, तो ईच वैल्यू को आप
पॉइंट के जरिए प्लॉट करते हो, ऐसे पॉइंट्स के जरिए। सो अगर हम पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट से हमें पता चलता है अगर वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ग्राफ में नीचे की तरफ वैल्यूज आ रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर रैंडमली कहीं पे भी है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है किसके बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में। बस यही है कोरिलेशन और रिग्रेशन, है ना, बहुत इजी है वैसे तो। सो फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का, पियर्सन्स आर का, तो आर इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू में y माइनस वाई बार एंड अपॉन में अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल स्कोर है। फॉर एग्जांपल 600 है एक में, और एक दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है 300 है। ओके, तो x बार और y बार क्या है, मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है इन दोनों की, है ना, मार्क्स की एवरेज वैल्यू क्या है। सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू कोवेरिएंस, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोवेरिएंस है। और डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि इन दोनों के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उस चीज का प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पर। तो आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो कि आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 से +1, तो जब हम आर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। +1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है, और -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और 0 का मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एक दूसरे के बीच में रिलेशन नहीं है वेरिएबल के। ओके, तो रैंक डिफरेंस मेथड आ जाता है। नेक्स्ट वन इज द, तो यहाँ पर आप when data are in ranks not row score, जब आप डेटा को रैंक में डिवाइड कर देते हो, रैंक में जब हमें दिखाए जाते हैं तब हम रैंक मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे रैंक ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथ, है ना, कि इंग्लिश में कितना अच्छा परफेक्टली कर रहे हैं बच्चे और मैथ्स में कितना परफेक्टली कर रहे हैं। सो इट टेल्स अस हाउ सिमिलर द रैंकिंग आर इन टू सब्जेक्ट्स और वेरिएबल, तो हमें ये बताया जाता है इसमें कि कैसे इन दोनों के बीच में, मतलब जैसे इंग्लिश और मैथ्स की बात करें तो इन दोनों के बीच में कैसे सेम जो रैंक जा रही है, जैसे इंग्लिश में भी ज़्यादा मार्क्स है तो मैथ्स में भी ज़्यादा मार्क्स है ना, तो रैंक दर्शाई जाती है किसी दो वेरिएबल के बीच में, किसमें, कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड में। सो फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। तो जहां पर आर एस क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आर एस से दर्शाया जाता है। डी क्या है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ ईच इंडिविजुअल, है ना, तो क्या रैंक में डिफरेंस है एक दूसरे के, तो R1 माइनस R2, तो ये आपका डी क्या है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ ईच इंडिविजुअल, और n क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो जो आर एस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ओके, सो +1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि रैंक्स जो है आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के साथ चल रही हैं। -1 की बात करें मतलब नेगेटिव रिलेशन है, तो मतलब रैंक्स आर ऑपोजिट, जैसे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स है तो हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं है। ओके, तो मतलब हिंदी में डाउन जा रहे हो और इंग्लिश में लो जा रहे हो, तो मतलब नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, और 0 मतलब नो रिलेशन। ओके, नो कोरिलेशन। सो स्टेप्स क्या है, असाइन रैंक टू द टू डेटा सेट, यहाँ पर आप रैंक असाइन कर देते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ओके, फिर फाइंड द डिफरेंस इन रैंक फॉर ईच पर्सन, फिर ये देखते हो कि कितना डिफरेंस है हर पर्सन के बीच में रैंक में, मतलब आप डी फाइंड आउट करते हो, फिर डी का स्क्वायर करके और फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हो। ओके, और फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू में n स्क्वायर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट में, व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी हमने कोरिलेशन पढ़ा, हमने रिग्रेशन पढ़ा, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, कोरिलेशन मतलब R tells the strength and direction of a relationship between two variable। ओके, हमने अभी तक पढ़ा कि जो कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाई है या लो है, इस चीज को दर्शाता है। सो वैल्यू रेंज क्या होती है यहाँ पर, R क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, -1 to
+1 के बीच में। सो +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 मतलब नो रिलेशन है। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट? सिग्निफिकेंस मतलब जस्ट बिकॉज वी फाउंड सम कोरिलेशन इन अवर डेटा, कि जैसे हम जो हमारे दो फैक्टर है, जैसे हाइट एंड वेट है, दो फैक्टर है, इन दोनों में हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है कि पॉजिटिव है। ओके, तो अब ये पॉजिटिव क्या रियल में है या फिर चांस की वजह से हो गया, मतलब ऐसे ही बस बाय चांस ये हमें मिल गया कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, हमने कुछ फाइंड आउट नहीं करा, बस हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, हमने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करा, तो वो चांस की वजह से भी हो सकता है। तो वी टेस्ट वेदर दिस ऑब्जर्व कोरिलेशन इज रियल, मतलब सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मतलब वो रियल है या फिर वो सिर्फ एक्सीडेंटल या फिर बाय चांस है। ओके, सिर्फ चांस की वजह से है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आपके स्टडी के लिए उपयोगी नहीं है वो आगे, अगर वो बाय चांस या फिर एक्सीडेंटली आपको ये मिला है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, है ना। और अगर वो रियल में है तो आप फॉर्मूले से पता लगा लोगे कि सिग्निफिकेंटली है या नहीं है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है इसमें। सो हाउ डू वी चेक सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करेंगे, दैट इज लाइक द टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन, है ना। अब हमें ये देखना है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज हाइट और वेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वो रियल में है या फिर बाई चांस है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लाइक टी टेस्ट का आप यूज करोगे। तो उसमें पहले आप हाइपोथेसिस सेट करोगे कि कोई रिलेशन नहीं है, नल हाइपोथेसिस, है ना। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब रिलेशनशिप है, मतलब आर 0 के इक्वल नहीं है, या तो +1 है या -1 है, पर 0 के इक्वल नहीं है। इफ द टेस्ट शो द रिजल्ट इज वेरी अनलाइकली ड्यू टू चांस, ओके, मतलब अगर टेस्ट ये शो कर रहा है कि जो आपके रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ एक्सीडेंटली आए हैं, वो ऐसा नहीं कि आपकी स्टडी को प्रूव कर रहे हैं, तो मतलब उसका मतलब क्या है, यहाँ पर पी वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी है वो 0.05 से क्या है, स्मॉलर है। ओके, अगर एक्सीडेंटली आए हैं तो मतलब पी वैल्यू आपकी 0.05 से स्मॉलर है, कम है, तो मतलब रिलेशनशिप जो है वो क्या है, रिलेशनशिप जो है वो है सिग्निफिकेंट। बोले सॉरी यहाँ पर ये बताया गया कि अनलाइकली ड्यू टू चांस, मतलब ड्यू टू चांस, अनलाइकली मतलब चांस की वजह से नहीं आया है, रियल में आपका सिग्निफिकेंस आ रहा है, मतलब रिलेशनशिप आ रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इसका मतलब जो है वो रिलेशनशिप क्या है, कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट कब होगी, जब पी वैल्यू स्मॉलर होगी किससे, 0.05 से। ओके, अगर पी वैल्यू बड़ी होगी 0.05 से, तो इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्यों है अब ये हमें बताती है कि हमें जो हमारे जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है कोई, उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो विदाउट टेस्टिंग सिग्निफिकेंस वी माइट रॉन्गली बिलीव दैट टू थिंग्स आर रिलेटेड, है ना। जब अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें ये लगेगा कि इन दोनों में रिलेशनशिप है, बट फिर वो हमारे डेटा को भी गलत ठहरा देंगे। Okay, so for example if we see that ice cream sales and drowning cases are correlated, is it real? जैसे अगर हम बात करें गर्मियों में ना, कि आइसक्रीम जो सेल है वो भी बढ़ जाती है, और दूसरा लोगों के डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं पानी में, तो क्या इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है क्योंकि गर्मियों की वजह से, बट क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है भी या नहीं है, उस चीज को दर्शाता है क्या, सिग्निफिकेंस। ओके, सिग्निफिकेंस इसलिए आपको टेस्ट करना जरूरी है। सो यस, बट ड्यू टू समर सीजन की वजह से क्या है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है, वरना टेस्टिंग अगर हम टेस्ट कर लेंगे सिग्निफिकेंस को और कॉन्टेक्स्ट को समझ लेंगे, तो हम इस फॉल्स कंक्लूजन से, मतलब गलत सोच से, गलत बिलीफ से या कंक्लूजन से बच पाएंगे, है ना। मतलब हमें यहाँ पे ये पता लगाना जरूरी है कि समर सीजन है, ना कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो इसलिए हमें सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना या टेस्ट करना जरूरी होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सो टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन। तो सिग्निफिकेंस के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, फॉर अ सैंपल ऑफ साइज n, मतलब कोई भी सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल उसका 100 साइज है, 100 सैंपल्स हैं आपके, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, t इज इक्वल टू आर √n-2 डिवाइडेड बाय √1 - r², जहां पर r क्या है, सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ओके, जो हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी मेथड से, स्पीयरमैन के या फिर रैंक मेथड से,
फिर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, और डी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज n-2 से। ये जो हमारा n है ये हम क्या करेंगे, n-2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम को, क्योंकि यहाँ पे हम पेयर में लेते हैं ना डेटा को, तो कितने ऐसे वेरिएबल हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसके लिए वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 मैंगोज हैं, ओके, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, 10 मैंगोज है आपके पास, आम है, ओके, तो और बच्चे कितने हैं, 10 बच्चे हैं। अब कितने बच्चे जो हैं वो चूज कर सकते हैं कि मुझे ये वाला नहीं, ये वाला लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है। तो एक बच्चे के पास, फर्स्ट बच्चे के पास कितनी होंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो पूरी पूरी जो 10 के 10 आम है उसमें से कुछ भी चूज कर सकता है। दूसरे बच्चे के पास फिर 9 बचेंगे, फिर थर्ड के पास 8 बचेंगे, ऐसे करके जब लास्ट वाला बच्चा आएगा उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 0, है ना। तो मतलब जितने जितने के पास नहीं रहेगा उससे माइनस कर देंगे, और n कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 थे और पेयर में ले रहे हैं बच्चे, तो 10-2 मतलब 8, 8 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे 8 बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने पसंद से आम ले सकते हैं, बट जो 2 बच्चे हैं आखिरी के, उनके पास कोई पसंद नहीं चलेगी, उनको वो लेना ही पड़ेगा, वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, ओके। तो यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितनी आज़ादी है आपके पास कि आप चूज कर सको। मैं इसे रब कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। So student, compare calculated t with the critical t value from the t table at chosen significance level। तो हमें 0.05 या 0.01 इन लेवल पे हमें क्या करना है, चूज करना है, मतलब अपनी जो वैल्यू है वो देखनी है। सो अगर कैलकुलेटेड t ग्रेटर है, ओके, टेबल वैल्यू से, तो कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है। बट अगर क्या कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, तो मतलब कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब वो ड्यू टू चांस आया है, ओके, चांस की वजह से, मतलब किसी अदर फैक्टर की वजह से, उन दोनों में कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल में, ठीक है। फिर आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कोरिलेशन हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताता है, बट रिग्रेशन एक स्टेप आगे की तरफ चलता है, ये हमें ये बताता है कि प्रिडिक्ट करता है वैल्यू को वन वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर। फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा था ना कि 170 सेंटीमीटर किसी की हाइट है, तो उसका वेट कितना हो सकता है, ओके, तो उस चीज को प्रिडिक्ट करता है, उस चीज को प्रिडिक्ट करता है रिग्रेशन। तो प्रिडिक्शन होता है रिग्रेशन का काम, और कोरिलेशन का काम क्या होता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, ओके। सो इफ वी नो द स्टडी, इफ वी नो द आवर स्टडीड, हमें पता है कि बच्चा कितनी देर पढ़ता है, जैसे 8 घंटे पढ़ता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं रिग्रेशन की हेल्प से, मतलब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, तो कैसे आप रिग्रेशन इक्वेशन की जो रिग्रेशन फाइंड आउट करने की जो इक्वेशन है वो क्या है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, है ना। अगर हमें किसकी वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं किस इक्वेशन के थ्रू, y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में x, ओके। हेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। y वो है जिसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है, दैट वन वी वांट टू प्रिडिक्ट, ओके। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें पता है, जिसको हम यूज करेंगे y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। a is the intercept value of y when x is equal to 0, मतलब y की एक तरह से वैल्यू मानी जाएगी। a जो कुछ आप बोल सकते हो कि वेरिएबल्स लिए हुए हैं जिसमें वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0 and b is the slope how much y changes when x increases by 1 unit। b क्या है, स्लोप है। अगर जैसे x हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, तो जो जो आपका b है वो 2b हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा, दैट इज x, तो ये b क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा ना। सो हाउ मच y चेंजेस व्हेन द x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, x को जब हम इंक्रीज करेंगे 1 यूनिट से, तो इसमें कितना चेंज आएगा, ओके। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो x अगर हमें x फाइंड आउट करना है, तो a प्लस बी वाई, सम सेम लॉजिक, बट नाउ x इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम y। अब हमें क्या करना है, x को प्रिडिक्ट करना है,
x मतलब कि इंडिपेंडेंट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है डिपेंडेंट वैल्यू से। सो फॉर्मूला फॉर बी स्लोप एंड इंटरसेप्ट, अगर हमें a और b निकालने हैं, a और b नहीं दिए हुए हैं, इट इज अ स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, b के लिए सिग्मा सिग्मा इंटू में दैट इज द सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू में y माइनस वाई बार अपॉन में दैट इज सिग्मा इन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें b निकालने के लिए चाहिए फॉर्मूला, और a निकालने के लिए y बार माइनस b एक्स बार। ओके, तो ये अगर हम b निकाल लेंगे तो a हम इजीली निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, मीन के बारे में पता होगा। ओके, हमें मीन वैल्यू पता होगी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द वाई डू वी यूज रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमें ये रिग्रेशन इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है ना, वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है कि क्या वैल्यू आएगी, किसी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू का डिपेंडेंट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो हम वहाँ पे रिग्रेशन यूज करेंगे। या फिर हमें एस्टिमेट करनी है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, हमें ये देखना है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब हम दैट इज आप बोल सकते हो कि रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और डिसीजंस लेने के लिए रिसर्च में, बिजनेसेस में या फिर एजुकेशन में, तो जब हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं या फिर कहीं पर भी जब हम बात करें बिजनेस की या फिर रिसर्च की, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन का यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या दैट इज आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप है, या फिर क्या वैल्यू आएगी, एक वैल्यू का अगर हमें पता है तो दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है। ओके, so predicting a particular value of y for a given value of x, तो अब हमें प्रिडिक्ट करनी है द आइडिया। रिग्रेशन गिव्स अस एन इक्वेशन, रिग्रेशन में हमें एक इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, हमें पता है कि a इंटरसेप्ट है, b अगर हमें पता होगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, वी कैन प्रिडिक्ट y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना। हम y को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू a और b की वैल्यू होगी तो। ठीक है, सो स्टेप्स फॉर प्रिडिक्शन, पहले तो हमें x और y का डेटा लेना है, मतलब दो वेरिएबल्स का डेटा लेना है। फिर हमें मीन कैलकुलेट करना है, मतलब x अपॉन में x बार कैलकुलेट करना है, y अपॉन में y बार कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्लोप में ये फॉर्मूला फाइंड आउट, बी स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर हम बी स्लोप जब हमारा आ जाएगा तो हम उसकी मदद से ए निकाल सकते हैं। ए का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ओके, तो ए को निकालने के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो जहां पर हमने बी की वैल्यू निकाल ही ली है और एक्स बार हम निकाल ही लेंगे, मतलब मीन निकाल ही लेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, सो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो जब हम पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू प्रिडिक्टेड हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे कर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या वैल्यू उसकी आ सकती है, प्रिडिक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज द डेटा शो रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 20 प्लस 4x, यहाँ पर a की वैल्यू भी दे दी और b की वैल्यू भी दे दी। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है y, तो कितना इजी है, अब हमें यहाँ पे x तो पता है, x इज इक्वल टू 5 है, 20 प्लस 4 इंटू 5, 5 फोर ज़ा 20 प्लस 20 दैट इज द 40, है ना। अब हम बता देंगे कि जब x 5 था तो जो y है वो कितना होगा 40। ओके, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल 5 था तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो जाएगा 40। ओके, सो ये, सो नेक्स्ट इज द regression line versus regression curve. So if the relationship between x and y is linear है, एक ही straight line में जा रही है, तो मतलब हम regression line ड्रॉ करेंगे, हम एक straight line ड्रॉ करेंगे। जैसे y is equal to a plus bx है तो linear है, तो मतलब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर बात करें नॉन लीनियर है, कभी इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो तब हम क्या ड्रॉ करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, कर्व ड्रॉ करेंगे। सो एग्जांपल्स लाइक क्वाड्रेटिक रिग्रेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन में पैराबोला कर्व बनेगा, जहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी जा सकती है। ओके, सो एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए ई
और दैट इज द अपॉन में बी एक्स। ठीक है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन हो गई। तो मतलब ये बोला गया है कि अगर आपकी रिलेशनशिप, मतलब अगर दो वेरिएबल में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव है या फिर एक ही लाइन में जा रही है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसको रिग्रेशन लाइन बोलोगे, मतलब लीनियर रिलेशनशिप होगी तो। ओके, अगर लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो वहां पर आप क्या ड्रॉ करोगे, वहां पर आप ड्रॉ करोगे ये, दैट इज द कर्व। ओके, और वो कर्व जो है वो कहाँ पर हो सकता है, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन में और एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द स्टेप्स टू ड्रॉ रिग्रेशन कर्व। रिग्रेशन कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई का डेटा लेना है। फिर जैसे एक्स और वाई हमने ले लिया, एक्स और वाई, यहाँ पे हमने हाइट ले ली, यहाँ पे हमने वेट ले लिया। अगर हाइट है 4 सेंटीमीटर, 4 फीट, तो जो वेट है वो होगा 60। अगर हाइट 5 फीट ले लेंगे तो आप जो वेट होगा वो 70। 6 फीट ले लेंगे तो 80। ऐसे हमने ले लिया। ओके, सो अब हमें पता है एक्स क्या है और वाई क्या है। सो प्लॉट स्कैटरग्राम, अब हम एक स्कैटरग्राम प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई रख देंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वाई। ओके, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है, 4, 5, 6, और वाई की वैल्यू क्या है, 50, 60। मतलब 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ऐसे। तो मतलब 4 है, 4 के साथ कितनी है, 60 है। ठीक है, 5 के साथ 70 है, और 6 के साथ कितनी है, 80। ओके, 50, 60 और कितनी है, 60, 70 और 80। ठीक है, अब हमने ये डायग्राम प्लॉट कर लिया ग्राफ में। सो फिट द रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना, हमें देखना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। जैसे हमने ये डेटा फाइंड आउट करा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये तो लीनियर है, एक ही दिशा में जा रहा है ना। तो आप यहाँ पर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर दोगे। सो calculate predicted y values from the equation for different values of y and the mark the predicted points। अब हम इन पॉइंट्स को जब हमने मार्क कर दिया है तो जॉइंट स्मूथली यू गेट द रिग्रेशन लाइन और कर्व। या तो हमें लाइन मिलेगी या फिर हमें कर्व भी मिल सकता है, अगर पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो। ओके, सो द नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन लाइन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे x अगर 1 है तो y 12 है, x 2 है तो y 14, x 3 है तो y 16, x 4 है तो y 18 है। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो बन जाएंगे 1 12, 2 14, 3 16 एंड 4 18। ओके, फिर हम इसे पॉइंट कर देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, और हम क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। ओके, तो एज सच एज सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट इज द व्हेन इट बिकम्स अ कर्व। और अगर ये कर्व बनेगा तो इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है लाइक y इज इक्वल टू 5 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो प्लॉटेड पॉइंट्स विल फॉर्म अ पैराबोला लाइक कर्व। तो यहाँ पे पैराबोला लाइक कर्व बन सकते हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है वो कर्व, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ओके, सो द रिग्रेशन कर्व डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो कैसी फॉर्म है इक्वेशन की, उस पर डिपेंड करता है, वो क्वाड्रेटिक है या फिर वो एक्सपोनेंशियल है। ओके, तो वहां पर आपको कर्व ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द स्टूडेंट ड्रॉइंग अ रिग्रेशन कर्व। तो यहाँ पे एक रिग्रेशन कर्व बना भी हुआ है। यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप देखो एक्स और वाई वैल्यूज में, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है। एक लाइन आपको दिख रही है, सॉरी यहाँ पर सॉरी कर्व दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे, तो हमें यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है ना। तो द ब्लू डॉट्स आर ऑब्जर्व डेटा पॉइंट्स विद सम नेचुरल वेरिएशन। तो यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिल रही है। तो ये जो रेड कर्व है इन द इज द रिग्रेशन इक्वेशन। okay, that is the y is equal to 5 plus 3x plus x whole square, so showing the predicted values. So how we plot actual data and then draw the regression curve to represent the relationship। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ड्रॉ करके दिखा रखा है, कर्व ड्रॉ करके दिखा रखा है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट टॉपिक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट,
एंड काई स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट और मैन-विटनी यू टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट भी है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो एजम्पशंस है ना, उनको अगर आप फॉलो कर लोगे, अपने रिसर्च में, अपने वर्क में, तो मतलब आप वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो, है ना। वहाँ पर आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाओगे। तो जो टेस्ट जो बेस होते हैं assumptions that data follow a natural distribution that is a bell curve। बेल कर्व की जो assumptions अगर फॉलो कर ली, जैसे कि डेटा जो है वो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो सिमेट्रिकल होता है, ओके। और यहाँ पर हमें वैल्यूज एग्जैक्टली पता है यहाँ पर, ओके। तो मतलब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व को फॉलो करें उनके एग्जाम्पशन को, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। दे ऑल्सो यूज पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर्स भी मतलब यूज करते हैं, लाइक मीन, वेरिएंस, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं, और सॉरी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो ये अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम पैरामेट्रिक टेस्ट को लगा सकते हैं, ओके। पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। सो एग्जांपल्स क्या है टी टेस्ट के। टी टेस्ट, ओके, ये दो मीन्स को कंपेयर करता है, मीन्स ऑफ ग्रुप को। अनोवा की बात करें तो दो ग्रुप ऑफ मीन्स से ज्यादा को कंपेयर करता है, जी टेस्ट और पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो स्टूडेंट व्हेन यूज्ड, हम पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं, जब डेटा क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के फॉर्म में हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें, ओके। और वेरिएंसेस जो है वो इक्वल हो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है, जो मतलब स्प्रेड है डेटा, वो इक्वल होने चाहिए, और सैंपल साइज लार्ज इनफ, ठीक है। सैंपल साइज इतने लार्ज होने चाहिए कि हम इजीली पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकें। सो एडवांटेजेस क्या है, मोर पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा में नंबर्स मिलते हैं, एग्जैक्टली आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट दिया जाता है इफ assumptions आर ट्रू। अगर हमने सारी assumptions यूज कर ली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, तो रिजल्ट यहाँ पर एक्यूरेट दिखाए जाते हैं या फिर मिलते हैं। डिटेल्ड कंक्लूजन और अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स की, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल्ड कंक्लूजन मिलता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन नॉट बी यूज, हम तब यूज नहीं कर सकते जब डेटा assumptions को मीट नहीं करता है, किसकी, नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी की assumption या फिर एनपीसी की assumptions को जब मीट नहीं करता है डेटा, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते हो, ओके। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो assumptions हैं उसको नहीं मानता है या फिर नहीं लेता है, तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हो। सो दे आर बेस्ड ऑन रैंक, ऑर्डर और साइंस, नॉट एक्चुअल वैल्यूज, ओके। तो ये रैंक पे बेस्ड होते हैं, ऑर्डर पे या फिर साइंस पे, एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं दी होती है किसमें, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। मतलब क्वांटिटेटिव में ही यूज होता है पैरामेट्रिक, क्वांटिटेटिव में आप पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उसमें क्वांटिटेटिव डेटा आपको नहीं मिलता है। सो एग्जांपल्स की बात करें जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ओके, जो फ्रीक्वेंसीज और कैटेगरीज के लिए होता है। मैन-विटनी यू टेस्ट जो कि ऑल्टरनेटिव टू टी टेस्ट है ना। अब बात कर ले हम कि पैरामेट्रिक का टी टेस्ट वो इक्वल होगा किससे, मैन-विटनी यू टेस्ट के, जो कि नॉन पैरामेट्रिक का है। और अनोवा की बात कर ले जो पैरामेट्रिक है वो किसके इक्विवेलेंट है, क्रुस्कल-वॉलिस टेस्ट के, ओके। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड द विल्सन साइन रैंक टेस्ट। तो आपको ये बताना है कि विल्सन किससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द, अब हम यूज कब करते हैं, जब डेटा क्वालिटेटिव हो, मतलब कैटेगरीज और रैंक्स में डिवाइड हो। इट मीन्स कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में हम यूज करते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा में हम यूज करते हैं क्या, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। रेशियो और इंटरवल स्केल में हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट को। अगर डेटा जो है रेशियो और इंटरवल स्केल में है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, और नॉमिनल और ऑर्डिनल में है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। सो सैंपल साइज क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल होता है तब आप यूज करते हो। एडवांटेजेस मतलब आप किसी भी टाइप के डेटा पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पर कोई आपको ऐसा अजम्पशन नहीं चाहिए होती है, तो नो स्ट्रिक्ट अजम्पशन, ओके। जैसे आपको डेटा मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी फॉर्मूला है उसको लगा सकते हो यहाँ पर, ओके। सो पावरफुल बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी आप मेथड मतलब कोई किसी भी तरह से आप लगा सकते हो, यहाँ पर आपको कोई अजम्पशन नहीं चाहिए होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होती है उतना ही ये पावरफुल कम होता है, ओके। तो सेंसिटिव नहीं होता है पैरामेट्रिक से
रिजल्ट्स आर नोट एज डिटेल्ड, रिजल्ट्स भी डिटेल में आपको शो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टी टेस्ट, टी टेस्ट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड मेथड, कि अगर कोरिलेटेड है मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तब आप यूज करते हो टी टेस्ट। सो टी टेस्ट ओवरव्यू की बात करें, अ टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप टू सी इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो टी टेस्ट क्या है स्टूडेंट, टी टेस्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है ये टी टेस्ट। जब हम क्या करते हैं, जब हम मीन को कंपेयर करते हैं दो ग्रुप के, है ना, दो ग्रुप के मीन को जब हम कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट को लगाते हैं वहां पर। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब दो ग्रुप थे या फिर दो वेरिएबल्स थे, उनमें कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है, मतलब जो रिलेशनशिप आया है वो बाय चांस आया है या फिर आप बोल सकते हो कि वो रियल में है। उस चीज को चेक करने के लिए आप टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। So determine if differences in sample means reflect true difference in population or just random variation. Okay, कि random variation है या फिर real में कोई difference है दो variables के बीच में, okay, या फिर sample mean के बीच में। तो uncorrelated और correlated, uncorrelated को क्या बोलेंगे, independent sample, और correlated को बोलेंगे dependent या फिर paired sample। okay, इस तरह से हम मतलब दो तरह से बांट दिया गया, दो तरह से डिवाइडेड है टी टेस्ट, अनकोरिलेटेड के लिए और कोरिलेटेड के लिए। सो टी टेस्ट फॉर कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड में पहले हम बात करेंगे अनकोरिलेटेड की। सो अनकोरिलेटेड मेजर्स के लिए अगर बात करें, यूज्ड व्हेन द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट पार्टिसिपेंट। ओके, जब दो ग्रुप डिफरेंट पार्टिसिपेंट है, अलग अलग है, जैसे बॉयज गर्ल्स या फिर दो कोई क्लास हो गई, अलग अलग क्लास, तो अब अनकोरिलेटेड मतलब एक दूसरे में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब आप टी टेस्ट लगाते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स बार, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस s2 स्क्वायर माइनस n2। ओके, सो जहाँ पे x बार 1 और x बार 2 क्या है, मीन्स ऑफ टू ग्रुप, जैसे बॉयज और गर्ल्स का जो मीन आया वो, वेरिएंसेस ऑफ टू ग्रुप को क्या बोलेंगे, s1 स्क्वायर, और यहाँ पर s2 स्क्वायर, दूसरे ग्रुप को, एक ग्रुप को s1 स्क्वायर और दूसरे ग्रुप को s2 स्क्वायर। n1 की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप, n2 की बात करें तो सेकंड ग्रुप, तो इसके सैंपल साइजेस हैं यहाँ पर। ओके, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, अनकोरिलेटेड मेजर्स के लिए। तो स्टेप्स क्या हैं, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बोथ ग्रुप। तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करा जाता है दोनों ग्रुप के, प्लग वैल्यूज इनटू द फॉर्मूलाज टू गेट टी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप वैल्यूज को फॉर्मूला में रखो टी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कंपेयर टी वैल्यू विद द क्रिटिकल टी फ्रॉम द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि आप टेबल से फाइंड आउट करोगे कि जो टी वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है, और अगर टी वैल्यू ज़्यादा है टी क्रिटिकल से, है ना, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और अगर टी वैल्यू कम है ना, किससे, टी क्रिटिकल से, तो नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब वो चांस की वजह से आया है, जो भी रिलेशनशिप आया है दोनों के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट इज टी टेस्ट फॉर कोरिलेटेड मेजर्स। तो कोरिलेटेड मतलब पेयर्ड मेजर से, जैसे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट या फिर पेयर्ड टेस्ट, दैट इज द एग्जांपल ट्विंस, है ना, कि अगर हम ट्विंस का टेस्ट ले रहे हैं जो दोनों ही लाइकली हैं एक दूसरे के, एक मतलब बहन भाई हैं, या फिर आप बोल सकते हो बहन बहन या फिर ब्रदर ब्रदर, या फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तब आप क्या कर सकते हो, सेम पार्टिसिपेंट पे जब आप लेते हो तो पेयर्ड मेजर्स, कोरिलेटेड मेजर्स बोलोगे आप उसे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी बार अपॉन में एस डी डिवाइडेड में दैट इज द अंडर रूट एन। तो डी बार क्या है, मीन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं, जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको थ्योरेटिकल बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपके दैट इज प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टी टेस्ट फॉर कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड, इसको डिफरेंस कर दिया गया है। सो पार्टिसिपेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में मतलब अनकोरिलेटेड में डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, पेयर्ड में सेम डिफरेंस होते हैं, सेम और मैच्ड। ओके,
फोकस की बात करें तो यहाँ पे 2 ग्रुप मीन्स को फोकस करा जाता है, और यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर मतलब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मेजर करना है तो आप पेयर्ड कोरिलेटेड का यूज कर सकते हो मेथड। ओके, फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप वेरिएंसेस लेते हैं और यहाँ पर यूजेस वेरिएंस ऑफ डिफरेंसेस, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके वेरिएंस के बीच में क्या डिफरेंस है, उस चीज को लेते हैं यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हो गए ना तो उनका अलग अलग निकाला जाता है, यहाँ पर पेयर्ड रखा जाता है ये, तो इसका मतलब n माइनस 1। ओके, जैसे एग्जांपल बॉयज वर्सेस गर्ल्स स्कोर हो गए, और यहाँ पे प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट स्कोर हो गए, पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हो गए कि एक टेस्ट लेने से पहले आपके कितना स्कोर आया था और उसको लेने के बाद अच्छा मेथड यूज करने के बाद क्या स्कोर आया, तो उसके लिए आप पेयर्ड कोरिलेटेड का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट इज एफ टेस्ट। स्टूडेंट्स, एफ टेस्ट क्या है? F test is a statistical test used to compare the variances of two or more group। जब आपको वेरिएंस कंपेयर करने हैं, मतलब डेटा कितना स्प्रेड आउट है इससे मीन से, है ना, और कितने ग्रुप्स के, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स के, तब आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। सो ये चेक करता है वेरिएबिलिटी, मतलब कितना स्प्रेड है डेटा इन वन ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, कि कितना ये जो स्प्रेडनेस आ रही है, ये जो वेरिएबिलिटी है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है, इस चीज को मेजर करता है। सो ऑफन यूज्ड इन अनोवा, दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हो टू टेस्ट डिफरेंसेस इन मीन्स अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप। जब आप मल्टीपल ग्रुप्स के मीन्स को चेक करते हो तब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हो, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। ओके, एफ टेस्ट का इस्तेमाल होता है। सो द नेक्स्ट वन इज द, अब हम एफ टेस्ट को कब यूज करेंगे, जब हमें वेरिएंस निकालना है, कंपेयर करना है 2 ग्रुप का, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप का, तो आप सिंपल एफ टेस्ट 2 का करोगे तो सिंपल एफ टेस्ट यूज करोगे। अगर 3 या 3 और मोर ग्रुप्स, अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स का कंपेयर करना है मीन, तो आप एनोवा टेस्ट को यूज करोगे। एनोवा मतलब यहाँ पर आप यूजेस एफ टेस्ट, है ना, एनोवा का यूज में, एनोवा में आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल करके फिर निकालोगे। assumes data is normally distributed, क्योंकि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर आपका जो डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिए होंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया और मीन हो गया, क्वांटिटेटिव वैल्यू में जब डेटा दिया जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है टेस्ट का, अगर 2 सैंपल की बात करें तो f इज इक्वल टू S1 स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर। तो S1 यहाँ पे वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप है, कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या वेरिएंस आ रहा है, उसमें क्या कितना स्प्रेडनेस आ रहा है डेटा में, और S2 मतलब वेरिएंस ऑफ सेकंड ग्रुप। लार्जर वेरिएंस शुड बी इन न्यूमरेटर, जो लार्जर वेरिएंस होगा, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल S1 ज्यादा है तो S1 ज्यादा आएगा, S2 ज्यादा है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो लार्जर वेरिएंस हमेशा न्यूमरेटर में होगा। सो नेक्स्ट इज द स्टेप्स, क्या है इसको परफॉर्म करने के एफ टेस्ट के। तो सबसे पहले हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है दोनों ग्रुप का, तो जो स्मॉलर वेरिएंस है वो नीचे चला जाएगा और जो लार्जर वेरिएंस है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे हमें एफ वैल्यू निकल आएगी। और एफ वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कंपेयर द एफ वैल्यू विद द एफ क्रिटिकल फ्रॉम एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे और ऑन द बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, दैट इज द n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1। जैसे दूसरे वेरिएबल का क्या होगा n2 माइनस 1, और जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसका n1 माइनस 1। ओके, और ये न्यूमरेटर में रखा जाएगा और ये डिनोमिनेटर में। अगर f जो है वो ज्यादा आया किससे, क्रिटिकल से, तो मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है वेरिएंसेस, जो स्प्रेडनेस है डेटा में वो रियल में है, आप ये मान के चलोगे। पर अगर हम बात करें f जो है वो कम है क्रिटिकल वैल्यू से, तो मतलब f कम या फिर इक्वल है, तो मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, मतलब वो बाय चांस है या फिर एक्सीडेंटली वेरिएंस है उसमें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग्रुप है ग्रुप स्कोर्स ऑफ ग्रुप 1 के स्कोर्स दिए हुए हैं 10, 12 और 14, तो यहाँ पर आपको वेरिएंस निकाल लिया गया, दैट इज द S1 होल स्क्वायर। ओके, इसका जो वेरिएंस आया वो क्या आया, 4। ओके, 4 आया। और ग्रुप 2 की बात करें तो 20, 22 और दैट इज 24, तो S2 स्क्वायर कितना आया, 1 आया। ठीक है, सो यहाँ पर F कितना आ जाएगा, यहाँ पर F कितना आ जाएगा,
S1 होल स्क्वायर अपॉन में S2 होल स्क्वायर। तो इसका जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, सॉरी एफ वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सो जब हम क्या निकालेंगे F4 के बेस पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की क्या आएगी 2 और 2 की क्या आएगी 2। ओके 2 की आएगी 2। सो जैसे यहाँ पर क्या देखा हुआ है हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 फर्स्ट की और दूसरे की n-1 n2-1 n1-1। ठीक है। सो अगर f क्या है, अगर f ज्यादा है क्रिटिकल से तो वेरिएंसेस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। हम टेबल वैल्यू जब देखेंगे, क्योंकि टेबल वैल्यू आपकी दी होती है, जब आप पूरा प्रॉपर फाइंड आउट करते हो इसको, तो टेबल वैल्यू से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको प्रॉब्लम ज़्यादा किस में आती है, ये वेरिएंसेस निकालने में, फॉर्मूला याद करने में। तो जब अगर आपको वो याद हो जाएगी तो आप इजीली अपनी जो क्रिटिकल वैल्यू है या फिर टेबल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्रिटिकल वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है एफ टेस्ट और टी टेस्ट में डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो जो एफ टेस्ट है, जो टी टेस्ट है, वो कंपेयर करता है मीन ऑफ टू ग्रुप, और एफ टेस्ट कंपेयर करता है वेरिएंस ऑफ टू और मोर ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रुप ही होते हैं, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं एफ टेस्ट में। टी टेस्ट में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एफ टेस्ट में भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं दोनों। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट और पेयर्ड कोरिलेटेड इसमें बटा हुआ है, और एफ टेस्ट सिंपल एफ टेस्ट और एनोवा, दैट इज फॉर द मल्टीपल मीन्स के लिए। अगर मल्टीपल मीन्स है तो आप एनोवा यूज करोगे, सिंपल एफ टेस्ट मतलब दो वेरिएंसेस है तो आप एफ टेस्ट को यूज करोगे। तो यहाँ पर जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होता है टी का, डिफरेंस ऑफ मीन्स अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, और एफ टेस्ट की बात करें तो लार्जर वेरिएंस अपॉन में स्मॉलर वेरिएंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड ऑन द सैंपल साइज, कि आपका सैंपल साइज कितना है। अगर इंडिपेंडेंट है तो -2 से हो जाएगा, पेयर्ड है तो n-1 हो जाएगा। ओके। और df1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर, df2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर df, डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइजेस। ओके, सैंपल साइज पे डिपेंड्स होता है ये। सो रिजल्ट की बात करें तो चेक इफ मीन्स डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे वेरिएंस को देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कंपेयर एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, अगर बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट कोरिलेटेड हो गया, है ना, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है ये बॉयज एंड गर्ल्स। तो मतलब जब आप ये कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हो। अगर आप प्री टेस्ट या फिर पोस्ट टेस्ट को यूज कर रहे हो तो आप पेयर्ड कोरिलेटेड टेस्ट यूज कर रहे हो, टी टेस्ट। ओके। यहाँ पर आप वेरिएबिलिटी को कंपेयर करते हो, टेस्ट स्कोर बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, और कंपेयर मीन्स ऑफ 3 क्लासेस यूजिंग अनोवा। अगर आप 3 या 3 से ज्यादा का वेरिएंस चेक करना चाहते हो तो आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चेक करोगे, और अगर आप 2 का करना चाहते हो तो सिर्फ आप एफ टेस्ट का इस्तेमाल करोगे। आया समझ में। सो नेक्स्ट इज अ काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम एक्स स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, टू टेस्ट वेदर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। हमें क्या देखना है कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमने ऑब्जर्व करी हैं, क्या वो डिफर है, क्या वो डिफर है मतलब अलग है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। मतलब जो हमने निकाली है, जो हमने मेजर आउट करी है, निकाली है फॉर्मूले से, उसमें और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, उस चीज को चेक करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा लाइक यस और नो, मेल फीमेल, पास फेल, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन में ई, दैट इज द O is the observed frequency, E is the expected frequency का होल स्क्वायर अपॉन में E is the expected frequency। तो ये फॉर्मूला है किसका, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ अच्छे से ताकि आपको दिख जाए। का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा O माइनस E का होल स्क्वायर, दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छा यहाँ पे का स्क्वायर टेस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे का स्क्वायर टेस्ट आएगा। सो का स्क्वायर टेस्ट का क्या स्टेप है, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम टेबल वैल्यू सेटअप करते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की, कि जो हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमने फाइंड आउट करी है उसकी टेबल वैल्यू क्या है। ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्ट कितनी करी तो उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, E इज इक्वल टू रो टोटल कॉलम टोटल अपॉन में ग्रैंड टोटल। ओके।
सो कंप्यूट कर लेंगे, फिर जब हमारे पास ई आ जाएगा तो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर फॉर ईच सेल। सो सम ऑल वैल्यूज, जब हम ऑल वैल्यूज को मतलब इन सब को सम कर लेंगे, जैसे एक की निकल गई है ना, फिर हमें दूसरी की निकालनी, तो उसके लिए भी ओ वन ई वन का होल स्क्वायर फिर ई वन, ठीक है। फिर अगर दूसरे की निकालें तो ओ टू माइनस ई टू अपॉन में होल स्क्वायर, सॉरी दैट इज अ होल स्क्वायर अपॉन में ई टू। तो ऐसे निकाल लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे क्रिटिकल, दैट इज अ काई स्क्वायर क्रिटिकल फ्रॉम द टेबल, है ना। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम अलग अलग करके निकालेंगे ना, तो आर माइनस वन सी माइनस वन, ऐसे, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होगा। सो डिसीजन कैसे लेंगे, अगर काय स्क्वायर की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है वो काय स्क्वायर क्रिटिकल से ज़्यादा आई तो मतलब सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, दोनों में कोई आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप है। बट अगर ये कम आई, मतलब हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो, सॉरी, जो हमारा काय स्क्वायर से आया है वो एक्स स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू से कितना ज़्यादा मतलब कम आया है, तो आप नॉट सिग्निफिकेंट डेटा यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। तो कंटिजेंसी कोफिशिएंट क्या होता है, जिसको सी से डिनोट करा जाएगा, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल, कि दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में कितनी एसोसिएशन या फिर कितना रिलेशनशिप है उस चीज़ को दर्शाता है कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस, सॉरी दैट इज अ काय स्क्वायर अपॉन में काय स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस एन, ओके। तो काय स्क्वायर वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे, और एन इज इक्वल टू टोटल सैंपल साइज, ओके। सो प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज द ओ सी, जीरो सी जो है वो क्या है यहाँ पे वन से छोटी होनी चाहिए, ओके। सो क्लोजर टू वन होगी तो स्ट्रोंगर एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल, अगर वन से बहुत पास होगी मतलब तो क्या होगा, अच्छा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ज़्यादा है, आप बोल सकते हो स्ट्रोंगर है। और अगर क्लोजर टू जीरो है तो इट मीन्स कि वीकर एसोसिएशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, ओके। नेक्स्ट इज अ मैन विटने यू टेस्ट। अब मैन विटने यू टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसमें आप क्या करते हो, इट इज यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स व्हेन द डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इज ऑर्डिनल। जब ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की असम्पशंस नहीं फॉलो होंगी, तो ये टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है मैन विटने यू टेस्ट, ओके। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, और जो डेटा होता है वो ऑर्डिनल में रैंक होता है, मतलब ऑर्डिनल डेटा होता है यहाँ पर, या फिर रैंक डेटा आप बोल सकते हो, ओके। तो इट इज द नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर जहाँ पर आप क्या नहीं लगा सकते, पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हो, मैन विटने यू टेस्ट लगा सकते हो टी टेस्ट की जगह पर, है ना। तो टी टेस्ट इज इक्वल, या फिर वो इक्वल माना जाता है किसके, नॉन पैरामेट्रिक के मैन विटने यू टेस्ट से, ओके। सो कब यूज करेंगे, जब टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना है हमें, जैसे बॉयज वर्सेस गर्ल्स या फिर ग्रुप ए वर्सेस बी। सो डेटा ऑर्डिनल होना चाहिए, ना कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जैसे कि कंपेयरिंग सेटिस्फैक्शन स्कोर 1 to 5 स्केल बिटवीन टू क्लासेस, हमें कंपेयर करना है कि बच्चे कितना सेटिस्फाई हुए उनके स्कोर से, तो 1 to 5 स्केल हमने ले लिया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैन विटने यू टेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे हमें स्केल में मतलब ऑर्डिनल स्केल में डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो कंपेयरिंग रैंक ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन टू स्कूल्स, दो स्कूल की हमें रैंक्स क्या करनी है, फाइनल कंपेयर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैन विटने यू टेस्ट का यूज करेंगे, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, ओके। सो स्टेप्स क्या है मैन विटने यू टेस्ट के, पहले तो हम कंबाइन करेंगे और रैंक करेंगे डेटा को। तो सबसे पहले हम एक स्कूल की जो डेटा है उसको लिखेंगे, दूसरे स्कूल के डेटा को लिखेंगे, फिर उन दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम द ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स से कंबाइन करेंगे। फिर असाइन रैंक टू ऑल स्कोर, जैसे वन को जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसके बहुत कम मार्क्स है उसको वन रैंक दे देंगे, फिर सेकंड थोड़े एवरेज है उसको सेकंड, जो हाईएस्ट है उसको थर्ड दे देंगे, ऐसे, ओके। इफ देयर आर टाइज, अगर ये इन दोनों में रिलेशनशिप है, असाइन एवरेज रैंक, सॉरी, फिर हम इन्हें एवरेज रैंक दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे।
अब कैलकुलेट रैंक सम, R1 इज इक्वल टू सम ऑफ रैंक फ्रॉम ग्रुप 1, 1 2 3 4 ऐसे करके सम ऑफ ग्रुप ऑफ रैंक 1, और R2 इज इक्वल टू सम ऑफ रैंक ऑफ फॉर ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2 की रैंक दे देंगे। सो कैलकुलेट करेंगे यू वैल्यूज को। अब यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, U1 अगर फर्स्ट ग्रुप की देखें तो N1 प्लस N2 प्लस N1, that is the N1 into N1 plus 1, ओके, अपॉन में 2 माइनस R1। अब यहाँ पे N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ग्रुप 1, जैसे यहाँ पे 40 पार्टिसिपेंट है और यहाँ पे 60 पार्टिसिपेंट है। ओके, और आपके पास यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 2, और माइनस R1 क्या है, रैंक सम्स है ना, कि इनके रैंक का कितना सम आया वो यहाँ पे लिख देंगे। फाइनल यू वैल्यू आपको दिख जाएगी स्मॉलर ऑफ U1 एंड U2। ओके, मतलब आपको U1 और U2 यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अगर आप N1 N2 लोगे, N2 को अगर लोगे तो U2 निकल जाएगी U वैल्यू, और अगर N1 लोगे तो U1 वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन सिग्निफिकेंस। अब आपको देखना है, सिग्निफिकेंस चेक करना है कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्रिटिकल वैल्यू, कंपेयर यू वैल्यू विद द क्रिटिकल यू वैल्यू फ्रॉम द टेबल्स, है ना, टेबल से आप कंपेयर करोगे। तो अगर यू वैल्यू क्या आई, कम आई यू क्रिटिकल से, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और अगर यू वैल्यू ज्यादा आई यू क्रिटिकल से तो सिग्निफिकेंट नहीं है, एक्सीडेंटली ये जो आपको रिलेशनशिप यहाँ पे मिली है। सो अब मैन विटने यू टेस्ट में क्या चीजें याद करने की जरूरत है, कि मैन विटने यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि ऑल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, और ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है ना, कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का कौन सा जो दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा टेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ऑर्डिनल डेटा के साथ ही काम करता है और नॉन फॉर्मल डेटा, नॉन नॉर्मल डेटा के साथ ही। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन है वहां पर आप मैन विटने यू टेस्ट लगा दोगे, वहां पर आप क्या लगाओगे, टी टेस्ट लगाओगे, वो भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। स्मॉलर यू वैल्यू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस, अगर यू वैल्यू कम हुई किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, यू की टेबल वैल्यू से, तो मतलब सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेगा, है ना, मतलब जो रिलेशनशिप है वो एक्सीडेंटली नहीं है, वो रियल में है। कैन हैंडल डिफरेंट सैंपल साइज इन टू ग्रुप, तो ये डिफरेंट सैंपल साइज को हैंडल कर सकता है दो ग्रुप के बीच में। सो द नेक्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, concept, assumption, computation, two-way and three-way classification with equal number of cases। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, सो एनोवा क्या है स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमें दो ग्रुप के वेरिएंस को चेक करना है तो हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप का वेरिएंस चेक करना है तो हम क्या करते हैं, तब हम एनोवा टेस्ट यूज कर सकते हैं। Statistical technique used to compare the means of 3 or more group to see if they differ significantly। हमें देखना है कि significantly है या नहीं है, तो हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे। तो ये टी टेस्ट को एक्सटेंड करता है, मतलब उसका एक्सटेंड वर्जन है, क्योंकि टी टेस्ट सिर्फ दो ग्रुप को ही कंपेयर करने में हेल्प करता है, और एनोवा तीन या तीन से ज्यादा वैल्यूज को, ओके, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स को। सो टोटल वेरिएशन इन डेटा इज इक्वल टू वेरिएशन बिटवीन ग्रुप प्लस वेरिएशन विद इन ग्रुप। तो अगर हमें टोटल वेरिएशन निकालना है डेटा में कि कितना वेरिएशन है, तो पहले हमें वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स निकालना पड़ेगा, प्लस में वेरिएशन विद इन ग्रुप्स। ओके, so ANOVA test whether the between group variation is large enough compared to within group variation to be statistically significant। तो ANOVA टेस्ट में क्या आएगा कि बिटवीन ग्रुप वेरिएशन इतना बड़ा है कि वो सिग्निफिकेंटली हम उसे देख सके, है ना, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है विद इन ग्रुप से, विद इन ग्रुप वेरिएशन से। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। इसकी जो अजम्पशन है नोवा की, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो वेरिएबल्स हैं वो। तो ऑब्जर्वेशन जो है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे या तीसरे वेरिएबल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मेलिटी को फॉलो करें, ईच ग्रुप इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर ग्रुप,
होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस होने चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि अनोवा की क्या क्या अजम्पशंस हैं या फिर क्या नहीं है, आपसे पूछ लिया जाता है। सो जो है वो अगर आपको याद होंगी तो आप ये बता सकते हो कि कौन सी नहीं है। सो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मतलब वेरिएंसेस ऑफ ग्रुप आर इक्वल, कि हर ग्रुप में वेरिएंसेस जो आ रहे हैं, मतलब जितना स्प्रेड है वो मीन से, कितना वो खुला हुआ है मीन से या फिर अलग है, दूर है, वो हर ग्रुप के इक्वल होने चाहिए, वेरिएंसेस इक्वल होना चाहिए। सो स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या यूज होता है यहाँ पे, इंटरवल और रेशियो स्केल, है ना। मतलब ये पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि वो सारी assumptions को फॉलो कर रहा है जो कि एक पैरामेट्रिक टेस्ट को करनी होती है। तो न्यूमेरिकल डेटा या फिर क्वांटिटेटिव डेटा को लेते हैं और डेटा होता है इंटरवल और रेशियो स्केल में, ठीक है। सो अनोवा को कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन आइडेंटिफाई करने हैं। बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है, विद इन ग्रुप वेरिएशन है, और फिर टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन को हम एस एस बी से काउंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एस एस बी बिटवीन इज इक्वल टू सिग्मा एन आई अपॉन में एक्स बार एन आई माइनस एक्स बार ग्रैंड होल स्क्वायर। ओके, सो विद इन ग्रुप वेरिएशन के लिए हम सिग्मा सिग्मा और फिर एक्स आई जे माइनस एक्स बार आई होल स्क्वायर। ओके, सो फिर अगर हमें टोटल वेरिएशन करनी है तो ये फॉर्मूला करके फिर ये वाला फॉर्मूला निकाल के और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे कि विद इन ग्रुप कितना वेरिएशन है और बिटवीन ग्रुप कितना वेरिएशन है, दोनों को प्लस करके हम टोटल वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको एस एस टी से बिलोंग करता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एस एस डब्ल्यू का मतलब क्या है अनोवा टेस्ट में, या फिर एस एस बी का मतलब क्या है अनोवा टेस्ट में, तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। ओके, आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, कितने जो वेरिएबल्स हैं या फिर कितने जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बिटवीन ग्रुप की बात करें तो k माइनस वन, ओके, और विद इन ग्रुप्स की बात करें तो n माइनस के, ओके, n माइनस के, और टोटल की बात करें तो n माइनस वन, ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो आप n माइनस वन कर दोगे, और बिटवीन पूछा जाए तो k माइनस वन। के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ओके, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, टोटल, ओके, टोटल है। और विद इन ग्रुप की बात करें तो नंबर ऑफ दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस में नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। और बिटवीन ग्रुप्स की बात करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स माइनस में वन, ठीक है। ये अब हम मीन स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एम एस बिटवीन, ओके, इज इक्वल टू एस एस बिटवीन, मतलब एस एस बी अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, बिटवीन वाला। और बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, के माइनस वन करोगे, ओके। एम एस विद इन, अगर हम विद इन की बात करें, मीन स्क्वायर को विद इन की बात करें तो एस एस डब्ल्यू अपॉन में डी एफ विद इन, और डी एफ विद इन फाइंड आउट करने के लिए एन माइनस के का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द, अब एफ रेशियो कैलकुलेट करोगे, एफ रेशियो का इस्तेमाल करोगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, एम एस मतलब दैट इज द मीन स्क्वायर बिटवीन द वेरिएशन अपॉन में मीन स्क्वायर विद इन द वेरिएशन, ओके। फिर उसके बाद जब आप एफ रेशियो फाइंड आउट करोगे तो एफ रेशियो, एफ वैल्यू जो आएगी आपकी, उसको आप क्रिटिकल एफ टेबल से कंपेयर करोगे, देखोगे, और एफ वैल्यू अगर बड़ी हुई तो क्रिटिकल वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मीन्स में, और एफ वैल्यू अगर छोटी हुई एफ क्रिटिकल वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब आपको ये भी याद रखना है, हर वैल्यूज़ में जो भी हमने एनोवा टेस्ट पढ़ा, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा, मैन-विटने यू टेस्ट पढ़ा, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि कब जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा और कब नहीं होगा। और आई होप सो कि आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस का पता चल गया होगा कि सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, जो भी रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर रहे हो क्या वो ड्यू टू चांस है, ड्यू टू चांस है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, और अगर वो रियल में रिलेशनशिप है इन दोनों, दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल के बीच में या तीन से ज़्यादा, तो मतलब वो रियल या फिर सिग्निफिकेंट आप उसको बोलते हो, ओके। सो यहाँ पर भी टू वे और थ्री वे क्लासिफिकेशन है अनोवा की, जिसको थ्री वे को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल अनोवा। सो टू वे की बात करें, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द फैक्टर्स आर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ लिए जाते हैं, जैसे अफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड एंड जेंडर। तो टीचिंग मेथड क्या है, फैक्टर ए है, और फैक्टर बी ऑन टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर आप दो वेरिएबल्स को, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो एक साथ, जैसे टीचिंग मेथड का जेंडर पर
क्या प्रभाव है ना, टीचिंग मेथड और जेंडर फैक्ट दोनों, इन दोनों फैक्टर का टेस्ट स्कोर पर क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर आप दो फैक्टर्स यूज कर रहे हो टेस्ट स्कोर को देखने के लिए, जैसे कंप्यूट मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी ए, मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी, और फिर इंटरैक्शन को कंप्यूट करते हो कि ए इंटू बी, कि पहले तो फैक्टर ए को देखते हो कि टीचिंग मेथड का क्या प्रभाव है टेस्ट स्कोर पे, फिर देखते हो जेंडर का, दैट इज द फैक्टर बी का क्या प्रभाव है, फिर इन दोनों को क्या करके इंटरैक्ट करके दोनों को मिला करके फिर टेस्ट स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सो इक्वल नंबर ऑफ केसेस दैट इज अ बैलेंस डिजाइन मेक कंपटीशन सिंपल। अगर हमें ये मिलेगा कि पॉजिटिव है दोनों में पॉजिटिव है, तो उससे और भी इजी हो जाएगी कंपटीशन, मतलब इसको सॉल्व करना। ओके, फॉर्मूला क्या है टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करने का, वेरिएशन ड्यू टू फैक्टर ए प्लस वेरिएशन ड्यू टू फैक्टर बी प्लस वेरिएशन ड्यू टू इंटरैक्शन प्लस एरर दैट इज द विद इन ग्रुप, है ना। तो विद इन ग्रुप को क्या कर दोगे, लास्ट में प्लस कर दोगे, तो इससे आप टोटल वेरिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थ्री वे एनोवा की बात करें तो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर थ्री इंडिपेंडेंट फैक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे टेस्ट स्कोर पे या फिर परफॉर्मेंस पे, बच्चों की परफॉर्मेंस पे तीन फैक्टर्स का क्या प्रभाव है, तो वो थ्री वे क्लासिफिकेशन होगा। जैसे टीचिंग मेथड, जेंडर और स्कूल का क्या प्रभाव होगा बच्चों की परफॉर्मेंस पे, तो वो थ्री वे एनोवा टेस्ट होगा, इसको फैक्टोरियल एनोवा भी बोलते हैं। मेन इफेक्ट ए बी सी, टू वे इंटरेक्शन ए इंटू बी इंटू सी एंड ए इंटू सी। थ्री वे इंटरेक्शन की बात करें तो तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ केसेस पर कॉम्बिनेशन एंश्योर बैलेंस एंड सिंपलर कैलकुलेशन। अगर हर कॉम्बिनेशन में इक्वल नंबर ऑफ केसेस आए तो मतलब आप एक बैलेंस कॉम्पिटिशन कर सकते हो, बैलेंस कॉम्पिटिशन आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ टू वे एंड थ्री वे एनोवा। तो सबसे पहले तो हमें इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स या फिर कैन स्टडी इंटरैक्शन अफेक्ट अमंग फैक्टर्स, है ना, कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ों में, अगर हम पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हमने करी भी कि बच्चे के टेस्ट स्कोर पे थ्री डिफरेंट फैक्टर्स लाइक जेंडर का, टीचिंग मैथड्स का, ओके, और क्या बोल सकते हो, उनके स्कूल सॉरी उनका जो होम एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे टू वे या फिर थ्री एनोवा टेस्ट का यूज। अगर थ्री फैक्टर है तो थ्री वे एनोवा, दो फैक्टर का देखेंगे तो टू वे एनोवा। रिड्यूस एरर वेरिएंसेस बाय इंक्लूडिंग मोर फैक्टर, कि अगर आप ज़्यादा फैक्टर यूज करोगे तो एरर वेरिएंस मतलब गलती होने की बहुत कम चांस देखने को मिल सकता है। मोर एफिशिएंट है जब हम मल्टीपल वन वे एनोवा टेस्ट यूज कर सकते हैं, करेंगे, है ना। जब हम मल्टीपल वन वे एनोवा, जैसे एक का निकाल लिया फिर दूसरे का फिर तीसरे का, तो ऐसे अगर आप करोगे तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू थ्री वे या फिर टू वे एनोवा करोगे तो। ओके, एनोवा टेस्ट दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बाकी मैंने एनोवा पे एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगी ताकि आप एनोवा के बीच में और एनोकोवा के बीच में डिफरेंस को समझ सको बिल्कुल आसान भाषा में। ओके, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। ओके, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक। आई होप सो कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी तरह से। सारे फॉर्मूलेज भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत आसानी से रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर, वो सारी चीज़ें, और जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट थे, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझा दी गई हैं। कोई भी डाउट अगर रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और अगर अभी भी किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स ले सकता है। ओके, आपको वो नोट्स 150 प्राइस में मिल जाएगा। जो भी ये सारे नोट्स हैं आपके, वो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए सभी नोट्स आपको, सभी यूनिट्स के नोट्स आपको 150 रुपीज़ में प्लस मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।